दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत आप सबका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। दोस्तों वैसे तो यह पंक्तियां राजर्षि अटल बिहारी वाजपेयी की हैं, लेकिन आज इसको कोट किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने। कोट इसलिए किया कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस की हालत पर, जो हिमाचल चुनाव के बाद कांग्रेस की है, और उन्होंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा। इसको यह बताया कि कांग्रेस की हालत भारतीय जनता पार्टी से इतर है, और वह यह है कि हार के बाद जीत में हो जाता हूं भयभीत में। वो कह रहे कांग्रेस की हालत यह है। दरअसल वो तंज कस रहे थे इस बात पर कि कांग्रेस हिमाचल के चुनाव के बाद अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं ढूंढ पाई, और नेता विधायक दल चुने जाने के लिए जो बैठक होनी है उसको अब तक तीन बार टाला जा चुका है। और अभी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में जिस होटल के बाहर होनी है, वहां पर कांग्रेस के विभिन्न खेमे अपनी अपनी खेमेबंदी, अपनी अपनी मोर्चेबंदी के साथ डटे हुए हैं, और प्रत्येक खेमे के समर्थक अपने नेता के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, दो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों को तो उनके समर्थक विधायक और अन्य समर्थक कंधों पर लाद करके ले आए। उनके प्रति जन समर्थन दिखाने का यह एक जो तरीका उन लोगों ने इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से उनको हाईकमान की निगाहों में लाने का प्रयास किया, यह तो भविष्य बताएगा। ये वक्त के गर्भ में है कि उनको इसमें कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है यह सब, कि कहीं ऐसा न हो कि ऑपरेशन लोटस के रास्ते यहीं से खुल जाएं, और ऑपरेशन लोटस को यहाँ से पर्याप्त संभावना दिखने लगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, जहाँ के हिमाचल में जो एक रिवाज रहा है कि आमतौर पे हिमाचली 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, उन्होंने अपना रिवाज कायम रखा, और जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार को विदा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे दिया। 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों के साथ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। लेकिन अब समस्या ये है कि उनमें चेहरा कौन होगा, नेता कौन होगा। मुख्य रूप से 3 चेहरे अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और यह कहते हुए कि वो दावेदार नहीं है। मजे की बात है कि वो ये कहते हुए दावेदार नहीं है, और अपने समर्थकों के माध्यम से ज़बरदस्त तरीके से अपना नाम उछाल रहे हैं, और वो सारा कुछ कर रहे हैं जो उनको उस कुर्सी तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सके। इसमें सबसे पहला चेहरा जो आप शायद जानते भी होंगे कि रानी प्रतिभा सिंह का है। रानी प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लंबे समय तक हिमाचल में करता धरता सर्वे सर्वा चेहरा रहे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, और ऐसे समय में जबकि भाजपा की सरकार थी और प्रचंड मोदी लहर थी, उसके बावजूद जबकि हिमाचल में कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, कांग्रेस को प्रत्याशियों की मानमनौवल करनी पड़ रही थी, उन्होंने न सिर्फ मंडी से चुनाव लड़ा बल्कि मंडी से जीत दर्ज करके संसद पहुंचने में कामयाब रही। आज वह एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरी हैं। हालांकि प्रतिभा सिंह का अपना कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन उनके बेटे जो शिमला ग्रामीण से विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका बयान आ गया है, और उन्होंने अपनी माता को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बता दिया है।
और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद ये लोग सक्रिय हुए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में जब मध्य प्रदेश में थे, उसी टाइम पर ये माँ बेटे उनसे मिलने पहुंच गए थे और इन्होंने उनको हिमाचल में जीत के प्रति आश्वस्त किया था और यह भी एक उनको रोड मैप दिया था कि किस रास्ते पे चल के और कैसे कैसे कांग्रेस की विजय यात्रा हिमाचल में पूरी होने वाली है। और इसमें यह माना जा रहा है कि निश्चित रूप से उस टाइम पर कोई आश्वासन लेके लौटे रहे होंगे और उसी आश्वासन के बूते पर शांत और संयम से काम लेते हुए वह चुप तो बैठी हुई है, लेकिन बेटे मानवेंद्र और अन्य समर्थक, बेटे विक्रमादित्य और अन्य समर्थक इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में मौजूद रानी के हजारों समर्थक भावुक नारा लगा रहे हैं, वो एक भावुक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जोरदार से नारा उछल रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वीरभद्र का नाम रहेगा, हमारा नेता कैसा हो, रानी साहिबा जैसा, आदि नारे खूब उछाल रहे हैं। तो अब ये तो रही रानी साहिबा की बात, लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये है कि रानी साहिबा के क्षेत्र में विधानसभा के इस चुनाव में 2022 में भाजपा को ठीक ठाक सफलता मिली, अच्छी सफलता मिली है। तो अगर रानी मुख्यमंत्री बनती हैं तो चुनाव, अगर वहाँ उपचुनाव हुआ तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सीट बचाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। तो कांग्रेस यह रिस्क लेने से बचना चाहेगी, बस यही एक बात रानी के खिलाफ जा रही है। बाकी तो शायद उनका पलड़ा भारी है। लेकिन दूसरे उम्मीदवार जो अब की बार कांग्रेस के प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्हें उनके समर्थक कंधों पर लाद के लाए भारी हुजूम, भारी लाव लश्कर के बीच में वह मीटिंग में भाग लेने पहुंचे और जोरदार नारेबाजी, हमारा नेता कैसा हो, सुखविंदर सिंह जैसा हो, सुक्खू भैया जैसा, आज नारे लगते रहे। और सुखविंदर स्वयं को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं बता रहे हैं, लेकिन नादौन से विधायक निर्वाचित होने के बाद और जिस ढंग से वो यह दावा कर रहे हैं कि चूँकि उनके चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहते हुए सफलता मिली है, तो कांग्रेस आला कमान को इस बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा वह स्वयं नहीं कह रहे, लेकिन जो समर्थक कह रहे हैं वो उनकी बात मान ली जानी चाहिए। तीसरे नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। पिछली बार विधानसभा में 5 साल इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के, कांग्रेस के नेता विधानमंडल दल के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई। हरौली से 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं लगातार। तो इनका भी एक बड़ा दावा है कि भाई नेता प्रतिपक्ष थे, तो आज ये जब नेता विधानमंडल बनने का मौका आया है तो इन्हें मौका मिलना चाहिए। ब्राह्मण चेहरे हैं अब, लेकिन इनकी दावेदारी कमज़ोर दिखाई दे रही है। जो मुख्य रूप से 2 दावेदारों के बीच बात सिमटती आ रही है वो रानी साहिबा यानी प्रतिभा सिंह जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस आला कमान को इन्हीं दोनों के बीच में फैसला लेना है। अब यह जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों की है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कि यह लोग विधायकों को एक मत करने का प्रयास करें। और चलनी तो अंत में आला कमान की ही है, हाईकमान की ही है, लेकिन कम से कम ग्राउंड लेवल पे कोई बड़ा बखेड़ा न हो और कहीं किसी ऐसी शंका संभावना का बीजारोपण न हो जाए कि बाद में ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश यहाँ बन जाए। कांग्रेस की यह बड़ी चिंता है। जब चुनाव हो रहे थे तो मुकेश अग्निहोत्री ने यह मानते हुए कि जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी के नेता तमाम लोग यह नहीं चाह रहे हैं कि वह विधानसभा पहुंच पाए, तो उनका यह कहना था कि उनको हराने के लिए मोदी जी को बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया और तमाम लोगों को बुलाया गया। और एक शेर उन्होंने पढ़ा था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ऐसे में अब मंजूर खुदा पे तो नहीं बैठा जा सकता। कांग्रेस को कुछ बेहतर करना होगा और एक पुख्ता रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कहीं न कहीं यह संभावना तो है ही है कि बीजेपी
देर सवेर हिमाचल को लपकना चाहेगी। कांग्रेस के लिए स्थिति दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है वाली है। कांग्रेस को बहुत फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि वह कुछ राज्यों में ऑपरेशन लोटस के सीधे शिकार हुए हैं। हालांकि विपक्ष का कांग्रेस के नेतृत्व में या संपूर्ण विपक्ष का यह मानना है कि अब तक कम से कम 7 राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से ऑपरेशन लोटस चलता दिखाई दिया है, लेकिन कांग्रेस ने तो 3 राज्यों में इसको भुगता है। अभी आपको अगर याद आ रहा हो कि 2018 के नवंबर दिसंबर माह में देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना शामिल था। इसमें 3 राज्यों में कांग्रेस को सफलता मिल गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ, यह कांग्रेस के लिए कांग्रेस को सबसे गहरा आघात मध्य प्रदेश में लगा था, जहां 2018 में मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए 28 नवंबर को एकमात्र चरण में वोट डाले गए थे। 230 सदस्यीय विधानसभा में, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 बैठता है, कांग्रेस 40.9% वोटों के साथ 111 सीट पाने में सफल रही थी। भाजपा को वोट तो कांग्रेस से ज़्यादा मिले थे, 41% वोट मिले थे, लेकिन उसकी सीटें 109 ही आ पाई थी। और कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं अन्य इंडिपेंडेंट विधायकों के समर्थन से, जो निर्दलीय विधायक थे, उनके समर्थन से अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन सरकार बनाने के समय, चुनाव के दौरान माना जाता है कि सिंधिया की जो दावेदारी थी और सिंधिया को जो भी आश्वासन दिया गया रहा होगा, दिया गया था, नहीं दिया गया था, लेकिन सिंधिया ये मान रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आला कमान के आशीर्वाद से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। इस बीच 2019 का चुनाव आता है, सिंधिया चुनाव हार जाते हैं और उनको यह कहीं न कहीं एहसास खटकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनकी हार में बड़ी भूमिका निभाई और वह अपनी इस पराजय को पचा नहीं पाते हैं। और 15 साल तक बीजेपी के सत्ता में रहने के बाद वनवास काट रही कांग्रेस अपनी सरकार को 15 महीने भी नहीं चला पाती है। और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से 22 विधायकों का समर्थन कांग्रेस से छिन जाता है और यही कांग्रेस के 22 विधायक बाद में वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की बड़ी भूमिका निभाते हैं और 15 महीने में ही सरकार गिर जाती है और दोबारा से शिवराज सिंह चौहान का राज आ जाता है। सिंधिया को इसकी बड़ी कीमत भी मिलती है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके राज्यसभा का उम्मीदवार बना कर राज्यसभा भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से कांग्रेस को यह एक दर्द मिल जाता है। कांग्रेस को इस दर्द की पुनरावृत्ति झेलनी पड़ी राजस्थान में भी। हालांकि राजस्थान का किला इतना आसान नहीं था बीजेपी के लिए तोड़ना, तो बीजेपी यहाँ खेल पर्दे के पीछे से कर रही थी। और कांग्रेस के लिए राजस्थान में जब 2018 में चुनाव हुए, वहाँ की 200 सदस्यीय विधानसभा में से 199 सीटों पर इलेक्शन हुए। एक सीट रामगढ़ की थी, जहां बीएसपी के प्रत्याशी राम लक्ष्मण गरीब संयोग था। लक्ष्मण की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हो जाता है। बाकी 199 सीटों पर जब चुनाव हुए तो यहाँ बहुमत का आंकड़ा तो वैसे तो 100 होता है, लेकिन 199 में भी जो कुछ है 100 ही मानिए, अब वहाँ आधे तिहाई में क्या जाना है। और जब रिजल्ट आता है तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। कांग्रेस को यहाँ पर 99 सीटें मिल जाती हैं और बीजेपी 73 पर सिमट जाती है। बीजेपी के लिए यहाँ खेल बिल्कुल आसान नहीं था और कांग्रेस बीएसपी के 6, सीपीएम के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3
इन मेंबरों का एक समर्थन लेने का उसके पास मौका था। इन सबके समर्थन से कांग्रेस वहाँ अपनी सरकार बना लेती है। बीजेपी को यहाँ विपक्ष में बैठना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी बात वही थी कि सरकार बनने की जब स्थिति पैदा हुई, चुनाव में बहुमत मिला, तो कांग्रेस के जब वहाँ आला कमान को नेता चुनने की जिम्मेदारी सौंपी, तो एक पुराने चेहरे अशोक गहलोत पर दांव लगाया गया और युवा तुर्क सचिन पायलट को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। जबकि सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी मेहनत करी थी, और चूंकि सचिन पायलट के दो मित्र ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इधर उत्तर प्रदेश में मंत्री पद का सुख भोग रहे एक अन्य चेहरे, तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए समस्या यह थी कि चूंकि लंबा फासला तय करना था, फिर भी उन्होंने कोशिश की। बीजेपी का उनका एक समर्थन सहयोग की बात थी। जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आश्वासन भी रहा होगा, कहीं कहीं कई लोग मीडिएटर की भूमिका में भी रहे और सीधा आलाकमान से जुड़े रहे तार बीजेपी के। तो कोशिश यह रही कि कुछ बड़ा कर पाए, लेकिन गैप लंबा था। सचिन पायलट की कोशिशें आला कमान की कोशिशों के और अशोक गहलोत की कोशिशों के आगे नतमस्तक नजर आई, और जनवरी में यह एक लंबा ड्रामा चला, लेकिन फिर अंत में सब कुछ ठीक हो गया। पर सब कुछ ठीक जब होने वाली बात सिर्फ कहने की थी। सितंबर से फिर शुरुआत हो गई, सितंबर 2022 से, और अभी दोनों खेमों में तलवारें खिंची हुई हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चिंता का विषय यह भी है। तीसरा झटका कांग्रेस को, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पे कांग्रेस वहाँ सरकार में नहीं थी, लेकिन समर्थन तो कांग्रेस का था ही, और कांग्रेसियों ने इसको अपनी एक विजय के रूप में, रणनीतिक विजय के रूप में प्रदर्शित भी किया था। जब महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को अपने साथ जोड़ करके और अघाड़ी की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चला करके एकनाथ शिंदे के रूप में वहाँ पर भी बाद में अघाड़ी की सरकार को धराशायी कर दिया था। यह सब सबक कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के जेहन में है। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ना चाहेगी, और अगर कांग्रेस इस मुद्दे को, नेतृत्व के मुद्दे को हिमाचल में ढंग से संभालने में सक्षम नहीं रह पाती है और कहीं कोई चूक हो जाती है, तो कहीं न कहीं यह संभावना बनती है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में भी चले। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी तो भविष्य के गर्भ में है। अंत में एक शेर के साथ बात खत्म कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।